दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चित्रलेखा, जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 7वें परिच्छेद तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। दोस्तों आज लीजिए सुनिए उपन्यास चित्रलेखा के 8वें परिच्छेद का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। महासागर के शांत वक्षस्थल पर भयानक झंझावात उठने के पहले एक घोर निस्तब्धता छा जाती है। उस समय वायुमंडल उत्तेजित हो उठता है और सारा वातावरण भावी क्रांति की आशंका से शून्य सा हो जाता है। और उसके बाद वायु के प्रचंड झोंके, लहरों का तांडव नर्तन तथा विप्लव गायन। आकाश के वक्ष पर ज्वालामुखी के फटने के पहले एक घोर दबी हुई अशांति फैल जाती है। उसका नीला रंग धूमिल हो जाता है और विनाश के भय से सारा आकाशमंडल वायु से रिक्त हो जाता है। और उसके बाद अग्नि के शोले और विनाश। चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। उस समय संध्या हो गई थी। दिन की भयानक गर्मी के बाद पाटलिपुत्र की सड़कों पर सामंतों के रथ उमड़ पड़े थे। फूलों के हार लिए हुए मालिन युवतियां सामंतों को हार पहना रही थीं। सुवासी तथा शीतल शरबत के पात्र धनी युवक तथा युवतियों के होठों का चुंबन कर रहे थे। चारों ओर उल्लास और विलास था। राजमार्ग उस समय मानो उत्सव का केंद्र हो रहा था। जौहरियों की दुकानों पर युवतियां रंगरेलियां कर रही थीं और तंबोलियों की दुकानों पर युवक। बीजगुप्त भी उसी जनरों का एक भाग था। श्वेतांक उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। परिचारिका उसको वस्त्र पहना रही थी। प्रहरी ने आकर सूचना दी, प्रभु, स्वामिनी का रथ द्वार पर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है। श्वेतांक चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। उसने पाप किया था और संभवतः उसे और अधिक पाप करना होगा, जिसके लिए वह तैयार न था। फिर भी श्वेतांक ने उत्तर दिया, कह दो कि शीघ्र ही आ रहा हूं। श्वेतांक बाहर निकला। उस समय वह बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांक चित्रलेखा के पास गया। क्या आज्ञा है देवी? चित्रलेखा ने स्वाभाविक हंसी के साथ उत्तर दिया, बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वह घर पर नहीं है। श्वेतांक ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, स्वामिनी का अनुमान ठीक है। फिर यह सोचा कि तुम ही से मिल लूं। देवी ने इस दास का बड़ा अनुग्रह किया। देवी की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज चित्त उचाट था और यह इच्छा हुई कि जनरों में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूं। घूमने का लक्ष्य लेकर निकली थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो ही। बहुत अच्छा। इतना कहकर श्वेतांक अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांक का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ इसी रथ पर चलना होगा। मंत्रमुग्ध की भांति श्वेतांक चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़ों की बाग श्वेतांक के हाथ में थी। राजमार्ग पर पहुंचते ही घोड़ों की बाग चित्रलेखा ने अपने हाथों में ले ली। अश्व थिरक उठे। गर्व से मस्तक उठाकर वे राजमार्ग में घुसे। उन्हें शायद यह विदित हो गया था कि उनकी बागडोर उस स्त्री के हाथ में है जो पाटलिपुत्र के बड़े से बड़े सामंतों को केवल संकेत पर नचा सकती है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथ रुक जाते थे। लोग उसे अभिवादन करते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा। श्वेतांक को उसके साथ बैठे हुए देखकर कुछ लोगों ने व्यंग वाक्य भी कहे, पर चित्रलेखा उस समय केवल हंस दी। उसने उन वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय चित्रलेखा फूलों के हार से लदी हुई थी। प्रत्येक सामंत उसकी ओर एक हार फेंक देता था। चित्रलेखा उसे पहनकर उसको कृतार्थ कर देती थी। रथारूढ़ा चित्रलेखा उस समय साक्षात शिवा की प्रतिमा थी। लोग उसका सम्मान करते थे, उसके सामने झुक जाते थे और उसकी पूजा करते थे। राजपथ का विशाल जनरव मानो चित्रलेखा का स्वागत कर रहा था। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बातें कर रही थी।
रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। पार्श्व में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है, और आज बीजगुप्त को उसके घर में ना पाकर आश्चर्य हुआ। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांक रथ से उतर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा बीजगुप्त के यहां निमंत्रित है, संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है। उस समय संध्या बीत रही थी। राजमार्ग पर प्रकाश होने लगा था। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। घोड़ों की रास उसने अपने हाथ में ले ली। श्वेतांक ने बीजगुप्त का रथ संभाला। दोनों रथ बीजगुप्त के भवन की ओर मोड़ दिए गए। बीजगुप्त ने कहा, मुझे दुख है कि जिस समय तुम मेरे भवन में गई उस समय मैं अनुपस्थित था। दुख होने की कोई बात नहीं। चित्रलेखा मुस्कुराई। दोष मेरा ही था, क्योंकि मैं ऐसे समय पर पहुंची थी जब मैं कभी भी तुम्हारे यहां नहीं जाती थी, इसीलिए तुम्हारा भवन में न होना अस्वाभाविक नहीं था। चित्रलेखा मौन बैठी थी और बीजगुप्त भी मौन था। कुछ देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद बीजगुप्त ने आरंभ किया, चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त उद्विग्न हो रहा है। पता नहीं क्यों, यह मैं स्वयं ही नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहां नहीं आई, इसका क्या कारण है? चित्रलेखा ने अपना मुख उठाया। कारण पूछते हो? नहीं आ सकी क्योंकि आने की इच्छा न थी। बीजगुप्त को इस उत्तर की आशा न थी। उसका अनुमान था कि चित्रलेखा कोई कारण बताएगी, पर इतनी स्पष्ट तथा वास्तविक बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ और कुछ क्रोध हुआ। क्रोध अपने ऊपर तो हुआ ही, पर चित्रलेखा पर भी हुआ। आने की इच्छा न थी, इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूं। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के मुख की ओर देखा। उस पर दृढ़ता और गंभीरता थी, क्रोध की छाप थी और स्वामित्व की गुणता थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया, फिर भी अपने भावों को दबाते हुए कहा, अधिकारी हो, इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, यह मैं नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों किसी अंश तक मेरा चित्त उद्विग्न रहा है, और उस उद्विग्नता में मैं अपने को और अपनों को भूल सी गई थी। इस समय रथ बीजगुप्त के भवन के द्वार पर रुक गया। श्वेतांक ने अपने रथ से उतरकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को उतारा। तीनों बीजगुप्त के केली भवन में गए। इसके बाद श्वेतांक वहां से चलने लगा। श्वेतांक को जाते हुए देखकर बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक ठहरो, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, नहीं, श्वेतांक की यहां कोई आवश्यकता नहीं। साथ ही श्वेतांक की उपस्थिति से कोई हानि भी नहीं है। बीजगुप्त हंस पड़ा, वरन इसमें श्वेतांक का लाभ ही है। इस अनुभवहीन व्यक्ति को संभवतः कुछ अनुभव भी प्राप्त हो। श्वेतांक रुक गया। बीजगुप्त ने उसे मदिरा देने का संकेत किया। इस काम में श्वेतांक अभ्यस्त हो गया था। मदिरा का पात्र उसने बीजगुप्त को दिया, चित्रलेखा को दिया और स्वयं भी लिया। फिर थोड़ी दूर हटकर श्वेतांक बैठ गया। बीजगुप्त ने आरंभ किया, हां, अभी तुमने कहा था कि तुम किसी उद्विग्नता में स्वयं को और अपनों को भूल गई थी। इस विस्मृति को उत्पन्न करने वाली उद्विग्नता भी विचित्र होगी। चित्रलेखा हंसी। तो क्या मैं यह समझूं कि बीजगुप्त मुझे अपनी मन प्रवृत्ति का विश्लेषण करने को बाध्य कर रहे हैं? नहीं, बाध्य नहीं कर रहा हूं, वरन प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझको यह ज्ञात हो जाए। यदि बीजगुप्त यह प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको यह विदित हो कि उद्विग्नता असाधारण है और उस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा उस उद्विग्नता पर अधिक कहने में असमर्थ है। बीजगुप्त ने श्वेतांक की ओर देखा। श्वेतांक मौन भाव से उस बातचीत को सुन रहा था। चित्रलेखा असमर्थ है। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, आज हम दोनों के परिचय के बाद पहला अवसर उपस्थित हुआ है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातें छिपा रही है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है। इसका बीजगुप्त को कुछ क्षीण आभास हो रहा है।
मदिरा की गर्मी वहां बैठे हुए व्यक्तियों पर अपना प्रभाव जमाने लगी थी। दूसरा प्याला अपने होठ से लगाते हुए चित्रलेखा ने कहा, इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है। बीजगुप्त स्तब्ध सा रह गया। इस उत्तर के लिए वह तैयार न था। क्या कहा? इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है, तो फिर समझ लो कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है। चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए वह स्वयं भी पछता रही थी। बिना सोचे समझे, परिणाम पर बिना ध्यान दिए हुए, आवेश में आकर उसने यह बात कह दी थी। उसने यह सोचा तक न था कि उस बात पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसने साहस किया, नहीं, बीजगुप्त का अनुमान मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है। उसका बदलना असंभव सा है, पर साथ ही मैं यह मानती हूं और उसको ठीक भी समझती हूं कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। कटु होते हुए भी चित्रलेखा ने जो कुछ कहा वह किसी अंश तक सत्य था। इसका बीजगुप्त ने अनुभव किया। बात सत्य थी, कहने का अवसर उपयुक्त था और बात का प्रसंग भी समयोचित था। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और वह चित्रलेखा से एक अज्ञात शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वह वासना है, क्योंकि वासना का संबंध वाह से है। वासना का लक्ष्य शरीर है, जिस पर प्रकृति ने कृपा करके उसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। चित्रलेखा हंस पड़ी। आत्मा का संबंध अमर है? बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वह मरता है। यदि कोई अमर है तो वह अजन्मा भी है। जहां सृष्टि है वह प्रलय भी रहेगा। जहां सृष्टि है वहां प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वह संबंध अनंत नहीं है। कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है, और इसीलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है। और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। बीजगुप्त ने देखा कि चित्रलेखा की तर्कना शक्ति बहुत बढ़ गई है। बीजगुप्त का यह वार भी खाली गया। बीजगुप्त तड़प उठा। जो तुम कुछ कहती हो ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता, यह तो अपना विश्वास है, पर इतना यहां कह देना अनुचित न होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थाई होता है और ज्ञान अस्थाई। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है, पर वह मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है, ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। पर मेरे मन में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है और साथ ही प्रेम भी। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी। उसकी आंखें अध खुली थीं। उसके सुंदर मुख पर उन्माद अटखेलियां कर रहा था। वह उठ बैठी। उसने कहा, बीजगुप्त, ठीक कहते हो, मैं भ्रम में थी। भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी, क्षमा करना। इतना कहकर उसने अपना हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिए। श्वेतांक ने यह देखा। वह उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम जा सकते हो। रथ अभी मत खुलवाना, आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा के लिखे गए उपन्यास चित्रलेखा के 8वें परिच्छेद का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे की कड़ियों को आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस पूरे उपन्यास को सुने तो आप प्लेलिस्ट में चित्रलेखा को ओपन कीजिए और पूरे उपन्यास को एक से लेकर अंत तक सुन लीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।